आज कहानी एक ऐसे डकैत की जो एक या दो नहीं बल्कि जिसने 20 से ज़्यादा पुलिस वालों का कत्ल किया था। आज कहानी एक ऐसे डकैत की जिसने फिल्मों की तरह कई ट्रेनें लूटी थीं और इसी लूट के दौरान उसने 4 पुलिस वालों की हत्या भी की थी। आज कहानी एक ऐसे डकैत की जो अपने क्षेत्र का सरदार था, जिसके इशारे पर वहां की राजनीति तय हुआ करती थी। आज कहानी एक ऐसे डकैत की जो पुलिस के बीच में जब भी फंसता था तो उसकी घोड़ी उसे बचा कर ले जाती थी। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं कटरी किंग के नाम से मशहूर कलवा यादव की। धाकड़ वो है जिसके हाथ में बंदूक आके बंदूक फेमस हो जाती है, उसके सीने में गोली घुस के गोली फेमस हो जाती है। 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हों। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कटरी किंग कलवा यादव के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब परिवार का लड़का हथियार उठाने को मजबूर हुआ। कलवा यादव का जन्म शाहजहांपुर जिले के परोड़ थाना क्षेत्र के पूरा नगला गांव में हुआ था। कलवा के परिवार की इज्जत पूरे गांव में थी। तभी पड़ोसी गांव के चंद्रभान सिंह से कलवा के पिता का विवाद हो गया। विवाद के पीछे की वजह गिरवी रखी हुई जमीन थी। इसी के चलते दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। फिर एक दिन कल्लू कहीं गया हुआ था। फिर दसिया और आनंद नगला के बीच में कुछ लोगों ने उसी जमीनी विवाद को लेकर कलवा के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। मारपीट के बाद पुलिस उसे थाने उठा लाई और एक पुलिस वाले ने भी उसके साथ जमकर मारपीट की। थाने से भागने के बाद वह गांव गया। गांव वालों ने बताया कि कल्लू की शादी नहीं हुई थी, उसके 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उस मारपीट के बाद कलवा डकैत बनकर कटरी में कूद गया। कटरी एक ऐसा इलाका था, ठीक जैसे चंबल का बीहड़ है, ठीक उसी तरह कटरी भी है। उसके डकैत बनने के कुछ दिनों बाद ही फिर उसके एक भाई की हत्या हो गई थी। उसके भाई की हत्या कुबेरपुर के श्याम सिंह ने की थी। शुरुआत के दिनों में कलवा ने बड़े लल्ला और छोटे लल्ला गैंग को ज्वाइन किया था। फिर कुछ दिनों बाद बड़े लल्ला और छोटे लल्ला गैंग समाप्त हो गया। नज्जू नाम का एक और डकैत था, जिसका सहारा लेकर कलवा ने बड़े लल्ला और छोटे लल्ला के गैंग पर कब्जा कर लिया। अब ये गैंग कल्लू नज्जू के नाम से चारों ओर कुख्यात हो चुका था। लगभग 1996 के दौर में इसका नाम चारों ओर था। सबसे पहले कलवा के साथ जिस पुलिस वाले ने मारपीट की थी, कलवा ने उसी को ही निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। धीरे धीरे कलवा के गैंग में बदमाशों की संख्या बढ़ रही थी। अब उसके गैंग में लगभग 35 से 40 लोग हुआ करते थे। कई बड़ी वारदातों को करने के बाद कलवा कुख्यात हो गया और उसके नाम से धनाढ्य लोग कांपने लगे। उसके गिरोह में सदस्य शामिल होते चले गए और उसके गिरोह में आसपास के हर जिले के बदमाश हुआ करते थे। कलवा ने स्थानीय जनता को छेड़ना अब बिल्कुल बंद कर दिया था, तो उसे आम जनता से भी मदद मिलने लगी थी। अब उसकी जाति का नाम भी उसके लिए एक नायक की तरह काम कर रहा था और इसी वजह से उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा। कई स्थानीय नेताओं से उसके सीधे संपर्क थे। एक बार इस डकैत ने मरूधर एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती डाली। इस दौरान करीब 27 बदमाश थे। ये बदमाश घोड़ों से थे। इसी दौरान उन्होंने लाखों की डकैती की और फरार हो गए। इसी लूट के दौरान उसने 4 पुलिस वालों की हत्या की थी, जिससे कलवा का डर पुलिस के अंदर एक तरह से घुस जैसे गया था। गश्ती पुलिस एक सीमा से आगे बिल्कुल नहीं जाती थी। अफसरों के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और पीएसी ही कटरी में प्रवेश किया करती थी। अब कलवा के गैंग ने अपहरण करके आमदनी करने का एक धंधा सा बना लिया था। अब क्षेत्र से आए दिन अपहरण होने लगे थे।
पहले कुछ दिन तक कल्लू का गैंग खुद अपहरण करता था और बाद में इसका नाम काफी बड़ा हो गया और इसी का फायदा उठाकर उसने अपहरण का काम छोटे मोटे गैंगों को सौंप दिया। वह छोटे मोटे गैंग अपहरण करके लाते और कलुआ को अपहरण किए हुए व्यक्ति को सौंप देते। इसके बदले कलुआ उस छोटे गैंग को छोटी मोटी रकम दे देता। फिर अपहरण किए हुए व्यक्ति के परिजनों से वह मन मुताबिक रुपया लेता था। कलुआ कितना बेखौफ था आप इस बात से समझिए कि वह राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस लाइन तक आने लगा था। हालात अब ऐसे हो चुके थे, उस क्षेत्र में उसके चहेते थानेदार तैनात किए जाने लगे थे जो गैंग को पहले ही कामिंग की सूचना दे दिया करते थे। साल 2004 से पहले कलुआ ने राजेश कुमार सिंह और कंपिल थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि कलुआ पुलिस वालों को मारने के बाद उनके हथियार भी ले जाता था, जिससे उसके गैंग की फायर पावर भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। उसके गैंग में ज्यादातर SLR कार्बाइन, 9mm पिस्टल और 3 स्प्रिंग राइफल जैसे खतरनाक हथियार थे। कलुआ का आतंक बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई सहित कई जिलों में था। एक बार पुलिस ने जहरीली शराब भेजकर कलुआ को मारने की योजना बनाई थी। कलुआ के पास यह सूचना पहले ही पहुंच गई थी। फिर कलुआ ने शराब लाने वाले व्यक्ति को उल्टा शराब पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक बार कलुआ को भगाने का आरोप एक थाना प्रभारी पर लगा था, जिसके चलते वह बर्खास्त हुआ था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद उसे पुनः बहाल कर दिया गया था। बदायूं में एक कारतूस घोटाला भी हुआ था, जिसके तार भी कलुआ से ही जुड़े थे, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। कलुआ जब अपराध की दुनिया में उतरा था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह जघन्य वारदातों का शतक मार देगा और अंत तक इसके खिलाफ 106 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इसके सर की कीमत अब 1 लाख रुपए हो चुकी थी। पुलिस को मुखबिरों ने बताया कि दिन के दौरान कलुआ को पकड़ पाना आसान नहीं होगा, उसे रात में ही पकड़ा जा सकता था। 2 मई 2005 को रखौली में रात के दौरान पुलिस ने इसके गैंग को घेर लिया। मुठभेड़ हो रही थी। पुलिस से खुद को घिरता देख कलुआ ने पुलिस को गाली दी। काफी देर तक मुठभेड़ हुई। पुलिस लगातार कलुआ पर हावी हो रही थी। तभी पुलिस ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ यूं कि कलुआ को जब लगा कि इस बार पुलिस से बचना आसान नहीं है, तब उसने एक सीटी बजाई और एक घोड़ी आई और कलुआ डकैत को बचाकर वहां से ले गई और वहां से दौड़ती हुई वह घोड़ी सीधे गंगा में कूद गई और पुलिस वाले देखते रह गए। हालांकि बाद में वह घोड़ी एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ी गई थी। कल्लू का आतंक दातागंज, रामगंगा कटरी के गांव, बेलाडांडी, चापरकौरा, करनपुर, लालपुर खादर, कुंडरा खरसाई, कुंडरा मजरा, हररामपुर धनौरा, नगरिया व भाऊ नगला समेत कई गांवों या इनसे सटे खेतियार इलाकों में रहा है। उस क्षेत्र में गंगा की कटरी के कई गांव भी कई बार उसके आश्रय स्थल व आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनते थे। इन सभी इलाकों में चुनाव के वक्त भी कल्लू व अन्य डकैत गिरोहों की सक्रियता बढ़ जाती थी। कई बार सियासी लोगों पर इन 10 गिरोहों को शरण देने का इल्जाम तो लगता रहा है। इन डकैतों के डर के बहाने चुनावी समीकरण भी साधे जाते थे। प्रधानी चुनावों में खास तौर पर इन गिरोहों का किसी खास प्रत्याशी की मदद या किसी को चुनाव में बैठाने की चर्चा कटरी के गाँव में खूब हुआ करती थी। पुलिस वालों के बीच अक्सर वह चर्चा का केंद्र हुआ करता था। पुलिस वाले भी जानते थे कि जो उसे मारेगा या पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। 1995 से लेकर 2006 के बीच में उसने 21 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। पुलिस वालों को वह कुछ समझता ही नहीं था। इसी बीच साल 2005 से लेकर 15 जनवरी 2006 तक पुलिस और इसके बीच लगभग 5 बार मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को भी इन मुठभेड़ों में काफी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कलुआ के गैंग को हुआ। कई लोग इसके पकड़े गए और मारे भी गए थे। फिर 30 दिसंबर 2005 को बदायूं के दातागंज क्षेत्र से कलुआ ने 4 किसानों का एक फार्म हाउस से अपहरण किया था। वह किसान काफी मजबूत घराने से थे और हरियाणा के निवासी थे। इन किसानों का हरियाणा के मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे। फिर हरियाणा के सीएम ने यूपी के सीएम से बात की। इसके बाद पुलिस को एक्टिव किया गया। इसके बाद लगातार रुक कर 3 दिनों में कई बार पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ हुई और इन्हीं मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने एक किसान को डाकुओं के चंगुल से निकाल लिया।
उस किसान ने बताया कि नदी के बीच में एक टापू जैसा है, वहाँ ही डाकू कलुआ रहता था। इस टापू का एरिया लगभग 4 किलोमीटर था और चारों तरफ नदी थी और बीच में टापू था। अब कलुआ का अंत आ चुका था। पुलिस को एक दिन पता चला कि कलुआ उसी टापू पर रुका हुआ है। पुलिस रात को किसी तरह से वहां पहुंची। ठंड के दिन थे, कोहरा इतना ज़्यादा था कि पुलिस को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। रात में जाने के लिए पुलिस ने जो रास्ता पहले से देखा हुआ था, पुलिस वह रास्ता ही भूल चुकी थी। रात भर पुलिस वहीं रुकी। इसके बाद सुबह 5 बजे पुलिस फिर एक्टिव हुई, उसकी तलाश में आगे बढ़ने लगी। तभी पुलिस ने देखा कि रास्ते में एक बगल में एक लाइन से 7-8 जगह लैट्रिन पड़ी हुई है। उस लैट्रिन से भाप उड़ रही थी। पुलिस को शंका हुई कि यहाँ कोई ना कोई तो यहाँ है। पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन डकैतों को पैरों की चाल से एहसास हो गया था कि पुलिस आ चुकी है। तभी वह गाली देते हुए डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी फायरिंग की। तभी पुलिस को एक आह की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस को समझ में आया कि शायद किसी को गोली लगी है। पुलिस को आवाज़ और कुछ हरकतों से ऐसा लगा कि वह गोली किसी और को नहीं बल्कि गैंग के सरगना कलुआ को लगी है। पुलिस ने एक भी देरी नहीं की और उस जगह पर पहुंच गई जहां से आवाज़ आई थी। तभी वहां देखा कि चारों तरफ उस जगह पर ब्लड पड़ा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी दूसरी तरफ से फायरिंग बंद नहीं हुई थी, वहां से लगातार फायरिंग चल रही थी। उस जगह पर खूब कारतूस भी पड़े थे। फिर पुलिस को लगा कि गोली कल्लू को ही लगी है, क्योंकि कल्लू मुठभेड़ छोड़कर जल्दी भागता नहीं था। पुलिस ने देखा कि खून के धब्बे नीचे की तरफ एक गड्ढे में जा रहे थे। पुलिस जब आगे बढ़ी तो उसे एक वहां कुल्हाड़ी और एक कंबल मिला। जब और आगे बढ़ी तो पुलिस को एक 2 नाली बंदूक भी मिली। इससे पुलिस को लगा कि शायद गैंग इसी रास्ते से भाग गया है। पुलिस नदी के पास पहुंची तो नदी के धार में पुलिस को ब्लड दिखा। पुलिस को लगा कि गैंग अब भाग गया और पुलिस अब वापस होने लगी। तभी पुलिस को एक घायल व्यक्ति मिला। चूंकि पुलिस कलुआ के चेहरे से वाकिफ नहीं थी, इसलिए पुलिस ने गांव वालों को बुलाया और फिर उन गांव वालों ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वह घायल व्यक्ति गैंग का सरगना कलुआ यादव है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाकी कल्लू के सभी साथी भागने में कामयाब हो गए। कलान क्षेत्र की कटरी गंगा, राम गंगा दशकों तक बदमाशों की शरण स्थली रही है। इसी इलाके के खूंखार डाकू भी बने हैं। पोथी, छबीराम और सावधान गिरोह के बाद कटरी में बड़े लल्ला, रानी ठाकुर, नहरुआ नज्जू गुजर और कटरी किंग कल्लू यादव, नरेशा थीमर और जोगिया समेत अन्य गिरोहों का अध्याय पुलिस ने एक एक कर अंत कर दिया। इसके बाद रामगंगा व गंगा की कटरी वीरान हो गई और क्षेत्र में बदमाशों का आतंक का अंत भी हो गया। खैर, आप डकैत कलुआ यादव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।